हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शशांक जायसवाल फ्रॉम पॉडकास्ट विद शशांक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टुडे वी हैव अ गेस्ट हु इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिस्टर गौरव गोयल with us, and today Mr. Richang Tiwari is joining us at our podcast with Shashank show as our co-host. Let's welcome him today. Thank you guys. Thank you Shashank. Thank you Richang. Thank you for having me. I hope आज के डिस्कशन के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सबको सीखने को मिलेगा और साथ में मुझे भी बहुत कुछ। सर, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि पॉडकास्ट में शशांक में आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगता है जो जिसने भी ज्वाइन किया है। इट फील्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ज्वाइन करके और आई एम श्योर कि हम लोगों का एक्सपीरियंस काफी एनरिचिंग रहेगा। हालांकि ये जो टॉपिक होता है ये थोड़ा सीरियस होता है, फॉर्मल होता है, पर हम इसको फॉर्मल और सीरियस नहीं रखेंगे, हम इसको फन वे में करेंगे ताकि आप लोगों को ये शो बोरिंग सा ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगा कि आपने स्टॉक मार्केट को, इन्वेस्टमेंट को एज अ करियर क्यों चुना? सो देयर आर 2-3 रीजंस इसके लिए। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा था उस समय मेरे फादर जो है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी बहुत मैं मार्केट्स को ट्रैक करने लगा था एज अ स्टूडेंट इटसेल्फ। उसके बाद एज इट वुड हैपन बाय डेस्टिनी कि मैं जो हूँ जिस फील्ड में गया उसका रिलेशन स्टॉक्स से था। I got into banking field. I became a private banker. दूसरे लोगों की वेल्थ मैनेज करने लगा मैं। और जब वेल्थ मैनेज करते हैं then equities become a very important part of wealth management. There are lots of investors जो equities में अपना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और बाकी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो as such नॉलेज गेन करते करते धीरे धीरे करके समथिंग इट इज स्टॉक्स एंड equities is something जो मेरे को काफ़ी एक्साइट करता है। एंड एक्साइट करने के अलावा इसमें लर्निंग्स बहुत आपको मिलती हैं एज यू स्पेंड मोर टाइम इन टू मार्केट्स। देयर साइकिल्स इन मार्केट्स आपको सीखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ऑल दिस इंचैंटेड मी अ लॉट, और ये कहीं ना कहीं ये मेरे को अच्छा लगा कि हम कस्टमर्स के लिए अगर पैसे बनाएं और साथ में कुछ सीखने को भी मिले, अगर लर्निंग भी हो रही है और पैसा भी बन रहा है, देन नथिंग लाइक इट। And over a period of time it became a passion for me. जो चीज़ आप पैशन के साथ करने लगते हो उसमें अपने आप मजा आने लगता है। तो जैसे कहते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर गाना गाने लगता अपने करियर में खेलने की बजाय, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। या लता मंगेशकर जो है क्रिकेट खेलने लगती तो शायद वो कुछ नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं कोइंसिडेंटली मेरा शायद मैच हो गया एंड आई गॉट इन्वॉल्व इन टू मार्केट्स एंड समथिंग विच आई एंजॉय डूइंग, and it does not look like a work to me anymore. Hence at some point of time मैंने बैंकिंग का जब अपना एपिसोड खत्म किया उसके बाद I got into investments full time as a SEBI registered investment advisor. This happened in 2019 and since then I am a full-fledged investment advisor. So sir, काफी क्या होता है जब आप अपनी जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं, तो जब आपने अपना बैंकिंग करियर खत्म किया, उसको स्टॉप किया, तब आपने सोचा कि अब मैं इंडिविजुअली काम करेंगे, तब आपके माइंड में रिस्क या फिर एक डाउट था कि पता नहीं क्या होगा? क्योंकि आई थॉट आपका उधर जर्नी एक मतलब एक स्टेबिलिटी थी आपकी, बट उसके बाद क्या था? So you're absolutely right, रिचांग। मैं सैलरीड क्लास में बिलोंग करता था। मैंने 20 साल तक बैंक्स और लार्जली बैंक्स में काम किया है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है। माय फादर इज फ्रॉम अ सैलरीड बैकग्राउंड, तो हमारे मेरी पूरी करियर में या उससे पहले लाइफ में हमारा बेसिकली सैलरीड एक एनवायरनमेंट था। और सडनली जब मैंने 2019 में डिसाइड किया, देयर आर एप्रीहेंशंस, नो टू वेज अबाउट इट। एप्रीहेंशंस होते हैं, आपको एक मंथली सैलरी की आदत होती है और आप सडनली आप एक ऐसे फील्ड में जाते हो जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपका कब आएगा, सैलरी आएगा या नहीं आएगा। ऑफ कोर्स एंड आसपास का इकोसिस्टम भी इतना ऑनेस्टली इतना कंड्यूसिव नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी वर सेइंग कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, अच्छा खासा सैलरी मिलती है, खूब एंजॉय करते हैं, सैटरडे संडे फ्री रहता है। तो बट समथिंग मेरे को ये लगता था अंदर से कि मैं अपना कुछ काम करूं।
और कहीं ना कहीं हम लोग जब बैंकिंग या कुछ और करियर में थे, हम लोग के पास फ्रीडम नहीं होती थी काम करने की। हम लोग एक सेट माइंडसेट के हिसाब से हमें ऑपरेट करना पड़ता था। हमें प्रोडक्ट्स वो बेचने पड़ते थे जिसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे क्लाइंट्स को सूट भी नहीं करते थे, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती थी कि जब हमें कहा जाता था कि आपको बेचना ही है या आपको सेल करना ही है, वेदर इट फिट्स इनटू क्लाइंट्स प्रोफाइल और पोर्टफोलियो और नॉट। तो ये सब मेरे को पसंद नहीं था। अल्टीमेटली जब मैंने बाद में डिसाइड किया कि आई विल वर्क द वे आई वांट टू वर्क, और जब आप ऐसे सिचुएशन में ऑपरेट करते हैं, इट गिव्स यू लॉट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम, और आपको काम करने में अपने आप अच्छा लगने लगता है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए पैशनेट था, और ये पूरा एनवायरनमेंट बहुत पैशनेट है। मैं आई एम वेरी पैशनेट फॉर इक्विटीज एंड वेल्थ एडवाइजरी इन जनरल। तो ऐसी सिचुएशन में जब मेरे को क्रिएटिव फ्रीडम मिली और मेरे को लगा कि मैं कस्टमर्स के लिए जस्टिस कर रहा हूँ बाय गिविंग देम द राइट एडवाइस, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ फुलफिलमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ग्रेट सर। तो मतलब जैसे अभी आप सबको एडवाइस दे रहे हाँ हैं, जी। जब आपने अपना बैंकिंग करियर बंद करके आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप में आए, तब आपने किसी की एडवाइस ली थी उस वक्त? I discussed with a lot of people, and obviously सब तरह से एडवाइस मिलते हैं, आपको एडवाइस सबका लेना पड़ता है, बट आई थिंक फाइनल डिसीजन आपको खुद लेना पड़ता है। I had a lot of discussions with my wife. I had a lot of discussions with my parents, my sisters, friends as well. और मैंने इसके लिए प्रिपरेशन भी करी थी रिचांग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने इस करियर में इस चीज के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में घुसने से पहले थोड़ा प्रिपरेशन भी करा था कि अगर मेरे पास कुछ सालों तक देयर इज नो अर्निंग, देन विल आई बी एबल टू सर्वाइव एंड फ्लोट। सबसे बड़ा रिस्क वही ये होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है, और ये सोच के आदमी जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं बढ़ पाता है। Yeah, you're absolutely right. So there are a lot of my colleagues who want to do this but are scared of doing this. But I will give myself this credit कि मैंने इसके लिए preparation करी थी। But have you ever felt like giving up? Not felt like giving up, but कई बार बीच में doubts आते हैं, but I never for once felt like giving up. I said कि doubts आते हैं कि आपने शायद गलत decision तो नहीं ले लिया, लेकिन कभी मेरे साथ ये नहीं हुआ कि मैंने I should give up and get back to my job, salaried life back. Sir, when we talk about investment, हाँ जी। what is investment and why should a person do investment? So इन्वेस्टमेंट हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, आप अपने पैसे को कहीं पे, आप इन्वेस्टमेंट्स मतलब आप कहीं पे उसे लगा रहे हैं ताकि आपका पैसा ग्रो कर सके। तो इफ यू सिंपली पुटिंग, अगर आप अपने अलमारी के अंदर मनी को ग्रो कर देंगे, रख देंगे पैसे को, तो पैसा का पैसा आपने एक बंडल रखा कैश का अपनी अलमारी के अंदर रख दिया, एक डेढ़ साल बाद निकालोगे तो 10,000 नोट थे, वो 10,000 के 10,000 ही मिलेंगे, बट उसकी परचेज वैल्यू 10,000 से कम होकर शायद 8,000 की रह जाएगी। Correct. क्योंकि इन्फ्लेशन रहता है मार्केट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पैसे को सही जगह पे निवेश करें या इन्वेस्ट करें ताकि आपको एक इंटरेस्ट मिले उस पर या रिटर्न्स मिले उस पर। जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा या निवेश मिलेगा अपने पैसे के ऊपर, तो आपका पैसे में ग्रोथ होगी। 10,000 रुपये शायद आपके 15,000 रुपये हो जाए कुछ सालों बाद, और आपकी परचेज वैल्यू शायद 15,000 की 12-13,000 रुपये रह जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो 10,000 ग्रो होके 13,000 हो रहा है। तो अगर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, इट इज ऑफ नो यूज। बात यहाँ पर शशांक ने इन्वेस्टमेंट की करी है। हाँ जी। मैं कुछ दिनों से मार्केट एनालाइज कर रहा था, लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है मार्केट में, और मार्केट का फॉल चल रहा है इस वक्त, काफी लोग परेशान भी हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? So there are 2-3 things. मैं मार्केट्स को पिछले प्रैक्टिकली थ्रू इन्वेस्टमेंट्स लास्ट 25 साल से देख रहा हूँ, और उससे पहले मैं 10 साल से मार्केट्स को ट्रैक करता रहा हूँ एज अ स्टूडेंट एज वेल। नाउ द थिंग इज, टू माई माइंड जो भी कुछ हो रहा है मार्केट में, दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। इनफैक्ट इट इज एबनॉर्मल फॉर दोज पीपल जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, जिन्होंने साइकिल्स नहीं देखी हैं। मार्केट्स कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालते हो
तो फिक्स डिपॉजिट में पैसा एक 4 या 5% पे धीरे धीरे करके ऐसे से ग्रो करता है। मार्केट, इक्विटी मार्केट्स की जर्नी कुछ इस तरह की होती है, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। एंड अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 साल में इंडिया में खासकर बहुत सारे लोगों ने इक्विटी मार्केट्स में ज्वाइन किया, बैंड वैगन को ज्वाइन किया है, पर उन्होंने सिर्फ अप साइकिल देखी है, स्पेशली आफ्टर कोविड। कोविड के बाद देयर इज अ फॉल एंड सिंस देन मार्केट हैज बीन गोइंग अप एंड अप एंड अप एंड अप। इट्स नॉट गोइंग डाउन। हाँ, सो प्रैक्टिकली इट्स मतलब एक तरह से ऊपर की जर्नी रही। अगर करेक्शंस आई भी है तो बहुत ना के बराबर करेक्शंस आए। सो आई कैन टेल यू निफ्टी वाज एट 7,511 आफ्टर कोविड, इमीडिएटली आफ्टर कोविड, और आज वो अभी कुछ एक डेढ़ महीना पहले 26,200 के लेवल पे पहुंच गया था। सो आप ये सोच सकते हैं 7,000 से 26,000 की जर्नी, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी। और इस बीच में हम लोगों ने फॉल्स देखे ही नहीं है मार्केट में। सो वी आर स्टिल इन द बुलिश फेज, बट क्या है कि ये नॉर्मल बिहेवियर है। अब जो है ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी, शायद इसका टाइम मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। सो मार्केट्स विल गिव यू नॉर्मल रिटर्न, इट विल गो डाउन और इट विल रिमेन सेम। सो वी डोंट रियली नो। मार्केट में कोई कभी ये नहीं कह सकता है, नोबडी इज अ सूटसेयर। और जो बोलता है कि मैं 1 महीने बाद क्या होगा, 2 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होगा, वो सिर्फ एक इंटेलिजेंट गेस मार रहा है। मैं भी इंटेलिजेंट गेस मार सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, बट वो स्टिल इट्स अ गेस। आप अगर कसिनो में जाओगे तो आप वहां पे ही कह सकते हो कि आज मैं जीत के आऊंगा, मेरा दिल कह रहा है कि आज मैं जीत के आऊंगा, बट यू नेवर नो व्हाट वुड बी द एंड रिजल्ट। एज लक वुड हैव इट, यू माइट विन, एज लक वुड हैव इट, यू माइट नॉट विन। तो सेम इज द केस विद मार्केट्स। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, nobody can predict, but the probability of predictability improves जब आपका टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है। एंड हिस्ट्री गिव्स अस एन एग्जांपल कि आपका टाइम फ्रेम अगर बढ़ता जाएगा इन्वेस्टमेंट का 5 साल, 10 साल, 15 साल, देन यू विल रियलाइज कि आपके एवरेज रिटर्न्स करीब 15% के आसपास मार्केट ने दिए हैं। So chances of you going wrong in equity markets over a long period of time is very, very small. So we should, but short term में 6 महीना, 1 साल, nobody knows. You might lose as much as you might gain. Okay. So it's like a gamble. That's what market is. अगर आप मुझसे कल पूछोगे कि कल क्या होगा मार्केट में, मैं कहूँगा I don't know. I'll fold my hands and say I don't know. Sir, what is safe investment plan then? There is nothing like a safe investment plan in equity markets. Safe investment plan आपका is more safe in fixed deposits and fixed income. SIP? SIP is also not safe. It is ultimately an investment into equity markets. Equity markets are never safe. तो अगर कोई ये कहे कि मेरे को 100% सिक्योरिटी अपना पैसे का चाहिए और मेरे को कोई रिस्क नहीं चाहिए और मेरे को 15% रिटर्न चाहिए, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, देर आर लॉट ऑफ ऑपरेटर्स इन द मार्केट जो ये प्रॉमिस करके चलते हैं कि आपको 15% रिटर्न मिल जाएगा और आपका 0 रिस्क रहेगा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड इन द मार्केट। दिस इज स्कैम। ऐसा हो ही नहीं सकता। No one can give you guarantee. No one can give you. अगर कोई गारंटी दे रहा है, he is doing something wrong. एंड मैंने अपने करियर में बहुत कुछ देखा है। लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को फिक्स डिपॉजिट की तरह बोल के बेच देते हैं। इंश्योरेंस प्लान्स, यूलिप्स जो होते हैं, उनको बेचते हैं कि ये फिक्स डिपॉजिट से बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा, बट इट इज नॉट लाइक दिस। एंड इसीलिए इन्वेस्टर्स को जागरूक होने की बहुत जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है कि हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स आते हैं, लो रिस्क के साथ लो रिटर्न्स आते हैं। इवन एफडी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन जहां पे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का पता नहीं कब वो बंद हो जाए, वो भी सेफ नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीजों में रिस्क ज्यादा होता है, कुछ चीजों में रिस्क कम होता है। इक्विटी मार्केट्स में इनहेरेंट रिस्क होता है, उसको कैसे कम किया जाता है टू गेट हायर रिटर्न्स इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास 100 के 100 रुपए हैं वो सारे के सारे इक्विटी मार्केट्स में डाल देना चाहिए, या 100 के 100 रुपए हैं आपको वो फिक्स डिपॉजिट में डाल देना चाहिए, तब आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसमें रिटर्न्स कम होते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होता है जिसको सारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है।
और तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ जी, मतलब एज पर योर एक्सपीरियंस, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट में क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसको उन्हें और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है उस चीज से? so there are a lot of common mistakes, Richank. It's again a very good question, and I will tell you what people do. अभी इक्विटी निफ्टी जो है 26,000 पे लेवल पे पहुंचा था। मैंने आपको बताया ये जर्नी 8,000 से 7,000, 7,500 से 26,000 पे पहुंच गई। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, बहुत सारे लोग मार्केट्स में जंप करने लगे, जिनको मालूम भी नहीं था इक्विटी मार्केट्स के बारे में, वो जंप करने लग गए। पान वाले से बात करो तो वो मेरा प्लम्बर आके मुझसे बोलता है कि सर आप इक्विटी मार्केट्स में एडवाइस करते हो और मेरे को बताओ, मैं अपने पैसे जो हैं 2,000 रुपये महीने के बचाता हूँ और मैं ऐसे इक्विटी मार्केट, ऐसे नहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपको पहले समझना होता है कि रिस्क क्या अटैच्ड होता है। और अनफॉर्चुनेटली जब आप आ भी जाते हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि जब 26,000 पे मार्केट पहुंच जाता है या मार्केट जब एक्सपेंसिव हो जाता है तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ग्रीड का। आदमी को लगता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ग्रीड। So on the top there is greed and at the bottom there is fear. Greed and fear. Okay. So greed and fear is a very pertinent part of investing. जब ऊपर लेवल पे होते हैं, ग्रीड होती है, तब लोगों को लालच होता है कि मैं और कैसे कमा सकता हूँ और कैसे कमा सकता हूँ। ये 20% का रिटर्न मिल रहा है या 25% का रिटर्न मिल रहा है तो ये चलता रहेगा, एंडलेसली चलता रहेगा। और जब मार्केट गिरने लगता है तब फियर ग्रिप आ जाता है। जब वो फियर आता है तो जब अच्छा टाइम भी आता है मार्केट में डालने के लिए, जैसे कोविड के समय 7,511 मार्केट्स वाज फॉलिंग एवरीवेयर, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए थे, बट किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम इस पे डालें, क्योंकि सब फियर के ग्रिप में थे। उनको लगता था आप 7,000 पे पहुंच गए, आप 5,000 पे आ जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा। जब अच्छा टाइम इन्वेस्टमेंट का आता है, निवेश का आता है, तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं फियर की वजह से। आप ये खुद सोचो कि एक क्वालिटी कंपनी है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल, HDFC बैंक है। देयर वाज अ टाइम जब HDFC बैंक बहुत हाई वैल्यूएशन पे रहता था, सब लोग खरीदना चाहते थे लेकिन वो बहुत हाई प्राइस पे रहता था। फिर कोविड के बाद से वो लो प्राइस पे रहने लगा, क्वालिटी और फंडामेंटल्स में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जब वो गिर रहा था कोई खरीद ही नहीं रहा था उस पर, क्योंकि सब लोग को फियर था। अब आप कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो अगर वो उसका प्राइस गिरा हुआ है। नेचुरली है, आलू है या प्याज है, जब आप 1 किलो खरीदते हो 50 रुपए में और जब वो 30 रुपए पे आ जाएगा तो आप 50 रुपए में ज्यादा आलू की क्वांटिटी खरीद सकते हो। इसी तरह शेयर्स में भी आप जो है स्टॉक्स ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो, कम वैल्यू पे अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीद सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय फियर इतना ज्यादा ग्रिप कर जाता है लोगों को, और देयर इज सो मच ऑफ नॉइज एंड क्लटर इन द मार्केट। कोई टीवी पे आके ये बोल रहा है कि अब मार्केट और नीचे गिरेगा, कल ये हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा, यहाँ पे वॉर चल रहा है, इंडिया के फंडामेंटल्स हिल गए हैं और अचानक चेंज आ गई है, सुनामी आ गई है, मार्केट में सब कुछ गिरे जा रहा है, अभी बेच दो। सो इस सिचुएशन में आपको अपना बैलेंस मेंटेन करके रखना। Since you are saying people lose their money because of their greed and fear. So how to overcome it? So greed के समय पे लोग अपना पैसा बना नहीं पाते हैं और फियर के समय लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सो द प्रॉब्लम इज दिस कि वो इसी के बीच में झूलते रह जाते हैं, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए। जब हम लोगों को पैसे लगाने चाहिए तब लगाते नहीं, जब पैसे निकालने चाहिए या अपने पोर्टफोलियो को ठीक करना चाहिए तब हम ठीक करते नहीं, क्योंकि उस समय हम ग्रीड के बीच में घिरे रहते। तो सर हाउ टू ओवरकम इट? सो ओवरकम इज दैट इज व्हाई वी से मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ इसे, हम इसे बोलते हैं मेथड इन मैडनेस। इक्विटी मार्केट्स आर लाइक अ मैड हाउस, एक पागल खाने की तरह है इक्विटी मार्केट। तो उसमें कौन सर्वाइव करता है? एंड देयर इज अ फेमस बुक टाइटल कॉल्ड ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। तो ओनली द वो लोग समझ सकते हैं जहां पे आपका एक मेथड हो। इस पागल खाने में ऑपरेट करने के लिए आपका एक मेंटल इक्विलिब्रियम हो, आपका एक सिस्टम होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए। उस मेथड पे अगर आप चलोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। आपको उस सिचुएशन में अपने इमोशंस को मार्केट के पैनिक से और ग्रीड से आपको दूर रखना पड़ता है।
देयर इज अ वे ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट्स. सो आप SIPs का आपने जिक्र किया था. Correct. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इज वन वेरी गुड वे ऑफ डूइंग सिस्टमैटिक investments through plans like systematic. It is more safer than that stock It market. becomes a lot more safer over a long period of time. Okay. क्योंकि आप उसमें systematic investment plans में आप जैसे क्या करते हो, आप हर महीने on a given date, irrespective of where the markets are, high or low, आप हर महीने आप अपने पैसे डाले जा रहे हो. एंड आप 15 साल बाद देखोगे मार्केट्स ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसकी जर्नी ऊपर की तरफ जाती है. तो अगर आप इस चीज को नजरअंदाज कर दो और आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे, तो आपको अपना 14-15% जो मार्केट ने रिटर्न दिया है वो मिल जाएगा. आपने सिर्फ इस चीज को नजरअंदाज कर दिया. वरना होता क्या है, पीपल एंड अप बाइंग एट द टॉप एंड सेलिंग एट द बॉटम. सो जो बाइंग एट द टॉप और सेलिंग एट द बॉटम होता है, आप इस चीज को इग्नोर कर देते हो. और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मार्केट किस वैल्यूएशन पे चल रहा है, उसके हिसाब से आपको परचेज करने की जरूरत होती है. सो आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट्स व्हेन मार्केट्स आर फॉलिंग, एंड अपने पोर्टफोलियो को रीडिजाइन करना, क्रैप को अपने पोर्टफोलियो से, बहुत सारी गंदी कंपनीज, स्टूपिड कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स वीक्स होते हैं, प्रमोटर्स अच्छा नहीं होता है, वो हमारे पोर्टफोलियो में जब मार्केट बुलिश होता है तो वो आ जाती हैं कंपनीज. उनको रीडिजाइन करके अपने पोर्टफोलियो को रीडिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मार्केट्स खासकर ऊपर होता है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे ढंग से डिजाइन कर सकें. एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, ये ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को इतनी आसानी से अपने आप नहीं कर सकता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आप उसके लिए खुद स्टडी करें, खुद अपना टाइम इन्वेस्ट करें इसमें, और वरना आप प्लीज टेक द हेल्प ऑफ इन्वेस्टर एक्सपर्ट्स, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स जो होते हैं, एंड समवेयर पीपल लाइक अस जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी. आप प्लीज अप्रोच करिए. जैसे आप जब कोई बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपको डॉक्टर एक एडवाइस करता है, सेल्फ ट्रीटमेंट करने की बजाय अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जो अपने आप दवाई नहीं लो और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप लो, तो मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्टमेंट्स आपका बहुत हेल्दीली ग्रो करेगा. नहीं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इज पार्ट ऑफ एन इक्विटी प्लान, बट वहाँ पे टिकट साइज करीब 50 लाख का होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में. सो दैट इज मोर फॉर हाई एंड कस्टमर्स जो जिनके पास लार्ज सम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो दे कैन पुट अ स्मॉल पोर्शन इनटू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. इट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जस्ट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी. सर अभी जैसे हम वॉर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात कर रहे हैं, रशिया में वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, तो उससे भी क्या मार्केट इम्पैक्ट करती है लॉन्ग टर्म में? कि जैसे अभी, जैसे आपने बताया, कोविड भी एक तरह का वॉर था, मार्केट डाउन हुआ, लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो उस पे क्या कहेंगे आप? So there it's again important question, and there is no event in the market these days which is affecting countries like US or let's say European Union or China, a big event which will not impact India. आज की डेट में India is coupled with other equity markets. ऐसा नहीं है कि अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं पड़ेगा. अगर ट्रम्प आ गया तो उसके, जैसे ये सेड कि मैं 20% टैरिफ लगाऊंगा ऑन ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, और चाइना से मैं इंपोर्ट्स पे 60% का टैरिफ लगाऊंगा. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के ऊपर, इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को, तो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. इट्स क्वाइट नेचुरल. या फिर वॉर हो रहा है, मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है, इजराइल और ईरान और सराउंडिंग कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है ऑयल के ऊपर. हो सकता है $70 से वो $90 पे पता चल जाए. एवरी $10 ऑफ ऑयल प्राइस इंक्रीज इन इंडिया decreases the Indian GDP by 0.5%. Okay. So this is a mathematical study के हिसाब से फैक्ट है. ऐसा होता है, तो हम लोग इम्पैक्टेड होते हैं. इट इज क्वाइट नेचुरल. तो सर अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा था, तो इंडिया ने यहाँ से ये जो पहले वो इंपोर्ट करता था वो बंद करके वो रशिया से इंपोर्ट कर. सो दोज आर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस जो इंडिया ने ली हैं.
ताकि हम अपने आप को इम्पैक्ट से बचा सकें. बट so to answer the question, geopolitical risk is a big risk. is a risk that हम लोग इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते. बट मैं फिर से अगर हम लॉन्ग टर्म पे जाएं, ऐसा कोई पीरियड नहीं गया हिस्टोरिकली कि कभी कोई ना कोई इवेंट हमेशा इस तरह का ग्लोबली रहा है. ये मिडिल ईस्ट का वॉर पिछले 50 60 100 सालों से हमेशा चल ही रहा है. कोई ना कोई वहां पे कुछ होता है. 1970s में एक वॉर हुआ था जहां पे इजराइल वाज फाइटिंग विद 7 कंट्रीज. कभी रशिया और यूएस का कोल्ड वॉर चल रहा है. ईरान इराक वॉर चल रहा है. अब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है. अब ये फिर से इधर हो गया. हाँ, अभी यूएस और चाइना की बेसिकली कोल्ड वॉर से ज्यादा ही चल रहा है आज की डेट में. सो देयर इंडिया चाइना का चल रहा है. इम्पैक्ट इंडिया पाकिस्तान का हमेशा चलता ही रहा है. सो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. शॉर्ट टर्म में मान लीजिए आज $70 से $100 का अगर ऑयल हो जाएगा तो हमारी इकॉनमी बहुत सफर करेगी. बट क्या होता है कि जैसे जैसे ये शॉर्ट टर्म में ये नीचे ले आएगा मार्केट को, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा. बट अगर आप फिर से आगे देखेंगे तो ये जो करेक्शंस हो रहे हैं या ऊपर जा रहा है, शार्प मूवमेंट्स अप एंड डाउन होते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेंगे दे अपीयर एज अ मेयर ब्लिप. लाइक छोटा सा, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट में देखें हल्का सा दिखाई देगा. अगर आप इस पीरियड को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ऐसे ऐसे दिखाई देगा. मैग्नीफाई करेंगे इस पीरियड को, तो अगर आप शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड में जाएंगे तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा. हमने लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं काफी देर से, तो हमारा एक क्वेश्चन है मेरा, हम हाउ टू मेक क्विक बिग गेन्स इन मार्केट, वेदर इट इज थ्रू गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, व्हाट इज द लाइक बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान? तो देयर इज नो क्विक फिक्स इन दिस मार्केट. देयर इज नो क्विक फिक्स. ये जो ओवरनाइट मिलियनेयर थ्योरी होती है ना, ये कि हम रातों रात अचानक करोड़पति बन जाएं, ये ऐसा कुछ नहीं होता है. आप अगर भगवान की दया आपके ऊपर है और आप बहुत मेहरबानी है तो आप जो हैं आपका लॉटरी लग जाएगी. ठीक है, या आप गैम्बल कर रहे हो, 3 पत्ती खेल रहे हो और बड़े बड़े स्टेक्स खेल रहे हो और अचानक, हाँ, ड्रीम 11 में आप 1 लाख लोगों में अचानक एक आदमी को एक कार मिल गई या कुछ मिल गया, तो ये बात है. बट वो 99 लाख 99 जो भी है, 1 लाख में 99,999 लोग जो हैं वो इसमें क्वालिफाई नहीं करते. तो आपको लगता है कि आप इतने लकी हो कि 1 by 1 लाख लोगों में से आप इतने लकी हो, तो आप शायद कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में. आप तो मैंने टर्म एक पढ़ा, अंबानी बन जाओगे फिर आप. मैंने एक टर्म पढ़ा था, मल्टी बैगर स्टॉक्स. हाँ जी. उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो क्या सुना था? मल्टी बैगर्स यानी कि मल्टीफोल्ड रिटर्न्स जिसमें मिलते हैं. आपने एक शेयर में पैसा लगाया और वो शेयर जो है 100 टाइम्स बढ़ गया, 50 टाइम्स बढ़ गया. तो इसके लिए कैसे आइडेंटिफाई करें और उसमें इन्वेस्ट कैसे करें? तो रिचांग, इसमें भी अगेन कोई मैजिक पिल नहीं है. या आपने आज कोई आइडेंटिफाई करा और कल वो अचानक आपने देखा वो 10 गुना हो गया, ऐसा नहीं होता है. आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है. मार्केट में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी होता है. आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे आप मार्केट में उतना ज्यादा पैसा बना सकोगे. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. ये होती है कंपाउंडिंग से मल्टी बैगर स्टॉक्स बनते हैं. आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा जो है मल्टीप्लाई होता रहता है. अब एक फॉर्मूला होता है कि इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ 72. तो आप 72 डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसपे आपको जितना रिटर्न मिल रहा है, गिव्स यू द नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें वो आपका पैसा डबल हो जाएगा. तो लेट अस अज्यूम, मैंने कहा आपको इक्विटी मार्केट्स में, निफ्टी में ऑन एन एवरेज करीब 14-15% का रिटर्न हर साल मिलता है. पिछले अगर हम 40-50 साल का हिस्ट्री ट्रेस करें तो इस 40-50 साल में अगर 14-15% का रिटर्न मिल रहा है, 72 डिवाइडेड बाय 14%, करीब 5, सवा 5, 5.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है. सो 100 becomes 200 in 5.5 years. So एज अ थंब रूल अगर मैं इसे 10 साल कर दूं तो 100 जो 200 है वो 400 बन जाएगा. और अगर मैं इसे 15 साल कर दूं तो 400 becomes 800.
ठीक है, और 20 इयर्स कर दूं तो 800 becomes 1600। तो ये तो आदमी को इतना टाइम फ्रेम होना चाहिए कि मैं, अगर मेरे को मल्टी बैगर अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने पैसे को मल्टी बैगर ग्रो करना है, या मैंने कोई स्टॉक अच्छी क्वालिटी का आइडेंटिफाई किया है और मैं इस पीरियड के लिए रखने को, इफ यू आर लकी देन कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, मनी माइट ग्रो फास्टर देन बिफोर एंड यू माइट बिकम मल्टी बैगर, यू माइट गेट मल्टी बैगर रिटर्न्स इन दैट स्टॉक्स इन लेसर पीरियड। बट आप ये देखो, मैंने जैसे आपको बताया 100 becomes 200, 200 becomes 400, 400 becomes 800. This is compounding. This is 100 rupee is becoming 1600 or 3200 or 6400 depending upon the time you are spending in market. So जो अभी जो ट्रेंड्स ये आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बहुत से एडवाइजर्स हैं और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप 6 करोड़ रुपए आफ्टर, तो ये so it's there is some fact in it. मैंने कुछ रफ कैलकुलेशंस करे हैं, पहले भी शेयर करें अपने डिफरेंट फोरम्स पे। तो अगर आप SIP कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने SIP का डिस्कशन किया, अगर आप 10,000 रुपये हर महीने की SIP कर रहे हो और आप इसे 20 साल तक कंटिन्यू करते हो, एंड वी अज्यूम मार्केट ने 14-15% का रिटर्न दिया, अगर हम उसे कंजर्वेटिवली 12% का रिटर्न मान के चलते हैं, दिस 10,000 रुपी विल बिकम 1 crore आफ्टर 20 years. 1 crore after 10,000 for 20 years will become 1 crore in 20 years. After 20 years. After 20 years. After 20 years. और अगर इसी 10,000 रुपी को इसका वेरिएशन है, अगर आप 10,000 आपकी लेट अस अज्यूम इनकम आपकी 10% हर साल बढ़ती है फॉर नेक्स्ट 20 years, तो आप अपना SIP का इन्वेस्टमेंट भी हर साल 10% बढ़ाते जाते हो, तो 10,000 रुपया विल बिकम 11,000 रुपी इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर। 11,000 पे आपने फिर 10% और इंक्रीज किया नेक्स्ट ईयर, ऐसे 20 साल तक आप करते रहे, तो ये 20 साल के बाद दिस वैल्यू विल बिकम 6 crore 50 lakhs। 6, तो ये अनबिलीवेबल सा लगता है, बट इट इज ट्रू। और इसमें एक और भी बात है कि लास्ट वाला आपका जो अमाउंट है वो बड़ा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, बट एट द एंड ऑफ द डे इसके लिए 2-3 चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है डिसिप्लिन, कि मैं अपना SIP रोकूंगा नहीं, कि अब जैसे मार्केट गिर रहा है, बहुत सारे लोग SIP अपनी बंद कर दे रहे हैं, तो मार्केट गिर रहा है, हम कुछ समय बाद जब मार्केट बढ़ने लगेगा हम तब स्टॉप कर देते हैं। कोई टाइमिंग कोई नहीं कर सकता है मार्केट को, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई किसी को कब नहीं, ये नहीं पता है कि कब मार्केट टर्न अराउंड होके फिर से ऊपर चला जाएगा। तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, आप अपना इमोशंस हटा दो और अपना ये अपनी इंटेलिजेंस को एक तरफ रख दो, ये सोच के कि मैं मार्केट को टाइम करके इन्वेस्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं कर पाओगे आप लोग। ट्रस्ट मी, मैं आपको आपके सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, देयर लॉट ऑफ पीपल हु वॉच यू शशांक, तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, प्लीज एक डिसिप्लिन वे से अपनी SIP को मत स्टॉप करिए, कंटिन्यू इन SIP इन अ गुड प्रोडक्ट फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। कभी जरूरत पड़े तो आपको कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप निकाल लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट इफ यू वांट टू क्रिएट रियल वेल्थ इन मार्केट्स, इवन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 rupees पर मंथ, you can make a lot of money in your wealth. You can be really rich as far as your money is concerned. Sir, since we are talking about SIP and mutual fund, but if a person who earns only 30,000 in a month, or a person who belongs to a middle class family, तो उनका क्या फ्यूचर, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करे? So it is not a question of 10,000 रुपये, आप SIP 500 रुपए से कर सकते हैं, महीने से, आप महीने से। इनफैक्ट आप गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव जहाँ पे आप 100 रुपए की SIP भी कर सकते हो, या सो लो इन्वेस्टमेंट साइज SIP भी आप कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर, बट आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, स्पेशली जिनको मालूम नहीं है इन सब चीजों के बारे में। ऐसा नहीं कि वो किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर दें, so it makes a difference. You have to invest in the right set of products, right set of mutual fund schemes, right set of stocks, right kind of portfolios to be created. और आप इन सब चीजों को करो प्लीज, और खासकर यंगर जनरेशन who can study and who can there is lot of literature, there's lot of literature available in on internet and otherwise. लोग दारू पे उड़ा देते हैं, सिगरेट पे उड़ा देते हैं,
एक दिन अगर आप महीने में एक दिन आप शायद बाहर नहीं खाओगे तो आप उतना पैसा सेव कर लोगे कि आप SIP का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. एंड यू गाइज आर ऑल यंग एंड आई वुड स्ट्रांगली एडवोकेट कि आप अपनी अर्ली स्टेज पे जितना जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे तो आपको उतना ही आपका रिटायरमेंट अच्छा होगा, उतनी ही आपके बच्चों की एजुकेशन अच्छी कर पाओगे, आप अपने लिए घर खरीद सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने पैसे आपने हर महीने लगाए हैं. दिस बिकम्स a habit and I have just started investing in SIP. I have like 35,000 in a month since last 2 months. ये सोचो अगर आप 20 साल तक if you're 20 let's say 25 so at the age of 45 अगर आपने 20 साल में ये करते रहो तो आप इमेजिन कर सकते हो मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया उस हिसाब से आपका पैसा कितना क्रिएट हो सकता है. बट इसके लिए मैं भी आपसे कह रहा हूँ इसे रोकना मत. नहीं, हाँ, अगर आपने रोक दिया और आपने लोगों की बातों में आ गए और आपने ये सोच लिया कि यार आज जैसे रिचांग ने शुरू किया था मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है और मार्केट गिर रहा है, ऐसे में क्या करें, तो अभी तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद पा रहे हो, अपने 35,000 रुपए की SIP कर रहे हो. जो आप पहले कम यूनिट्स खरीद पा रहे थे म्यूचुअल फंड की, अब आप ज्यादा क्योंकि सस्ता हो गया थोड़ा बहुत. तो आप जो है प्लीज कंटिन्यू योर SIPs, कीप इट फॉर 20 years 25 years. आप वेकेशंस पे जाओगे, आप बहुत कुछ कर सकते हो. यू विल बी सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट यू विल बी एबल टू जनरेट. तो आपने अभी बताया कि कंटिन्यूएशन मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी फॉर द इन्वेस्टमेंट में, SIPs में स्पेशली. और तो आपने एक शब्द और बोला कि किसी के कहने पे आकर रोकना नहीं. तो हम क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में फ्रॉड्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, तो हम उन सब चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे बचें उन सब चीजों, फ्रॉडस्टर से कैसे बच सकते हैं? सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फ्रॉड्स और फ्रॉडस्टर्स के ऊपर बाद में आता हूँ. उससे पहले मैं कहता हूँ आपको नॉर्मल टिप्स से भी बचने की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ बैठा हूँ और मैंने कहा यार लेट अस अज्यूम आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मैं आपस में बात कर रहा हूँ, यार मेरे को मेरे चाचा ने बताया कि उनके जो बॉस है ना उनकी एक कंपनी है और वो जो है उसका शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है ना, तो आप ना तुम जो है ना पैसे डाल दो इसमें यार, 5-10 लाख रुपए रिचांग अपने पापा से लेके आप डाल दो, है ना. ये टिप होती है. नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? आपके पापा भी आपको 4 थप्पड़ मारेंगे खींच के और बाकी भी. ये टिप्स का जो बाजार है दैट इज अनदर बिग फ्रॉड एंड स्कैम. खास करके रील्स पे जो आजकल इतने ज्यादा टिप्स, हर कोई इन्वेस्टर बन गया है, हर कोई एडवाइस दे रहा है. सरप्राइज है जाओगे, ये जो दे रहे हैं ना, कल आएंगे फिर से रील पे आएंगे और बोलेंगे कि ये वाला शेयर बेच दो और परसों आके फिर से बोलेंगे खरीद लो. सो एक्चुअली एज आई सेड दीज आर ऑल गेसेस. ये सब गेस वर्क है, शॉर्ट टर्म में किसी को नहीं मालूम है. अच्छी से अच्छी आप कंपनी उठा के देख लो, इंटरनेशनल कंपनीज उठा के देख लो, मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहा है. मैं आपको ये बता रहा, किसी को नहीं मालूम है कि कल कौन सी कंपनी कल के बाजार में मार्केट में उसका क्या होगा. बट आप 20 साल बाद शायद अच्छी कंपनी के लिए कह सकते हो कि उसका क्या, अगर आपने स्टडी कर रखी है, उसके फंडामेंटल्स पढ़े हैं, उसके बैलेंस शीट पढ़ी है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा है, उनका विजन देखा है, प्रमोटर कैसा है, क्या है, उनकी सेल्स देखी है, उनका प्रोजेक्शंस देखे हैं, सिस्टम को पढ़ा है, एनवायरनमेंट को पढ़ा है, तो आप अज्यूम करके चल सकते हो कि दैट कंपनी विल ग्रो मेनी फोल्ड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट उसका शेयर प्राइस कल भी फिर भी गिर सकता है, परसों उठ भी सकता है, उससे अगले दिन फिर से गिर सकता है. तो आपको ये राइड करनी पड़ेगी, आपको ये राइड करनी पड़ेगी जर्नी उसके साथ 20 साल तक, तब आपका पैसा बनेगा. तो ये पैसा बनाना इज नॉट इजी इन लाइफ. पैसे बनाने के लिए आपको बहुत बोरिंग लाइफ जीनी पड़ती है कई बार. कि ये लोग तो जो लोग आपके पास टीवी पे आके आपके फ्रेंड जो लोग एडवाइस दे रहे हैं उनके लिए तो वो तो आपको बहुत थ्रिल दे रहे हैं, एक्साइटमेंट दे रहे हैं. आज आप खरीदो, कल बेच दो, इंट्राडे कर लो, फ्यूचर्स ऑप्शंस ले लो, ये कर लो. आपका नेट पैसा कितना बन रहा है उसमें? यू विल मोस्ट ऑफन दे नॉट, सेबी की स्टडी भी कहती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 93% of people who invest in futures and options or do intraday trading lose money in money. Lose money, exactly. And people have bad experiences. वो कहते हैं equity market तो बेकार जगह है, यहाँ पे पैसे नहीं बनते, यहाँ तो फिंगर्स बर्न हो जाती हैं, यहाँ पे क्यों है?
सो अगर आप मेथोडिकली इन्वेस्ट नहीं करोगे, देयर इज नो मेथड इन मैडनेस, आपकी फिंगर्स बर्न करेंगी ही, 100% करेंगे, 99.99% करेंगे, अनलेस आप बहुत ही डेस्टिनी आपके फेवर में है, देन इट इज अनदर। जहां तक फ्रॉडस्टर्स स्कैमस्टर्स का सवाल है, आपको थोड़ी अपना दिमाग खोल के मार्केट में ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप प्लेन से जंप कर रहे हो और आपके पास अपने दिमाग का पैराशूट नहीं खोलोगे तो इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका नुकसान ही नुकसान होगा। कोई अगर आपको कह रहा है कि मैं आपको 20-25% रिटर्न दूंगा और आप मेरे पास लगा दो, 20-25% बहुत होता है और कोई रिस्क नहीं है, तो आप ये समझ जाओ आपका एंटेना खड़ा हो जाना चाहिए और ये कि कुछ गड़बड़ है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि कोई आपको अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस कर रहा है और उसको डिस्टिंक्शन ये देनी है मार्केट से बहुत डिफरेंट कुछ बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जहां आपका रेडार ओपन हो गया, आप समझ जाओगे यहाँ पे कुछ गड़बड़, और उसके ट्रैप में आपको फॉल नहीं करना। रिस्क मार्केट में अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है तो वो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। वी शुड टेक एन एडवाइजर ऑफ सम एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज एक्सपर्ट। आप समझने की कोशिश करो, और मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप सब लोग इतने वाइज हो कि अपने दिमाग से भी कर सकते हो, समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जहां पे भी गड़बड़ का अंदेशा हो, इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम इट। आपको कोई कह रहा है ना आपका दोस्त की यार मेरे तो मैं तो पैसे बनाए हैं इसमें 25-30% बन जाते हैं और ऐसे लगा दो, ऐसे कर दो, तो ये कुछ गड़बड़ है। इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, ट्रस्ट मी। इट इज एक बार बन गए, पर ये हो सकता है अगले साल आप फिर से जाओगे तो आपके 25-30% से ज्यादा आपके डूब गए, या आपको प्रिंसिपल ही नहीं मिला। सो आई नो ऑफ लॉट ऑफ कंपनीज जो इस चक्कर में, आपने बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनीज के बारे में सुना होगा, जो पिरामिड लेवल पे इन्वेस्टिंग करती हैं, और वो आपसे कहेंगे कि ये करो, वो करो, हर महीने ऐसे करो, बट वो जो है सबसे बड़े फ्रॉडस्टर होते हैं, सबसे बड़े वो स्कैमस्टर्स होते हैं। तो आप जो है प्लीज इन सब चीजों से बचिए। आप अपना बेसिक जो मिल रहा है मार्केट में ना, उसको हैप्पीली लेके उसको राइट ढंग से इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। रातों रात राजा महाराजा कोई नहीं बनता, उसके लिए मेहनत करनी। Sir, as you were saying, you are a big believer of when market falls, you should invest. मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ती है, आपको अपने मार्केट में अपने पोर्टफोलियो पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छी कंपनीज अच्छे दाम पे अगर आपको मिल रही हैं, हर किसी चीज की एक वैल्यू होती है जिसपे आप खरीद सकते हो। अगर मैं तो बहुत ऐसा करता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो आप बहुत सारी अच्छी कंपनीज को मिस कर जाते हो। तो आई कीप अ ट्रैक ऑफ दोस कंपनीज जो मार्केट गिर रहा होता है, उनका प्राइस गिर गया है बिकॉज ऑफ मार्केट। तो कुछ कंपनी का नाम बताओ, हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए कुछ बताओ टिप्स। सो मैं आपको बिकॉज ऑफ सर्टेन कंप्लायंस रिस्ट्रिक्शंस मैं आपको स्टॉक्स के नाम नहीं दे सकता, बट मैं आज की डेट के हिसाब के आपको कुछ सेक्टर्स बता सकता हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर्स है फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। तो एक कॉन्सेप्ट होता है वैल्यूएशंस का। कई सेक्टर्स वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, कई सेक्टर्स बहुत चीप रहते हैं कंपैरेटिवली। आज की डेट में हम ओवरऑल एक्सपेंसिव हैं थोड़ा, दैट इज वाई मार्केट में करेक्शन ज्यादा हो रहा है, एफआईज ने पैसा भी निकाला है इसलिए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ सेक्टर लाइक बैंकिंग सेक्टर, जो आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी एज सच। एंड अगर आप उसके वैल्यूएशंस देखेंगे तो वैल्यूएशंस आर कंपैरेटिवली वेरी वेरी चीप डिस्पाइट द बिग रन अप इन द मार्केट, एंड इट हैज नॉट डन एज वेल जितना उसे करना चाहिए था। और उन रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। आपने देखा होगा पिछले 6-7 साल में गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं, जितना बैड डेट्स का प्रॉब्लम था वो सब सुधर गया। आरबीआई हमारी बहुत प्रोएक्टिव है और वो बहुत अच्छी ढंग से बैंक्स को मैनेज कर रही है। सो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर इज द सेक्टर टू वॉच आउट फॉर नेक्स्ट few years. Only the banking sector? So banking sector is definitely, banking financial sector is a very good sector to invest in for a long period of time, at least at this point of time. Another place where you can invest are the top 50 companies. By market cap, India में total जो listed companies हैं, that is almost 4,600 companies का universe है। अगर आप
टॉप 50, इनफैक्ट टॉप 100 कंपनीज में भी अच्छी कंपनीज आप आइडेंटिफाई करके अगर आप उसमें लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दें तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड प्लेस टू इन्वेस्ट इन. देयर आर अदर सेक्टर्स लाइक IT सेक्टर, जहाँ पे ऑफ लेट लास्ट 4-5 ईयर्स में वहाँ पे कुछ मेजर गेन्स नहीं मिले हैं. तो आप यू कैन लुक एट IT सेक्टर बिकॉज इट्स अ प्लेस जहाँ पे इंडिया की एक इनहेरेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. तो आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर इज अनदर सेक्टर विच यू कैन look at from a long term perspective, not immediate future. So overall India is a very promising land. I am very very bullish on India. मेरे हिसाब से next 2 decades are meant for India. और आप लोग बिल्कुल right time पे हो अपनी एज के, जहाँ पे you can make the most out of India. We'll be amongst the top 3 economies in the world very soon. हमारी GDP growth is at 7.5%, which is the highest amongst the peers and the developed world across the globe. कोई कंट्री इस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही है. हमारा डेमोग्राफी है, इतना बड़ा पॉपुलेशन साइज है, जो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इट्स ग्रोइंग. हमारी मीडियन एज सिर्फ 27-28 है. अगर आप जापान में जाओ वहाँ पे 60 के आसपास की मीडियन एज है. Europe is growing faster and older. Same is the case with other developed world. India. How about China? So China में भी अब median age बढ़ गई है उनकी, और वहाँ पे cost of production is becoming higher. तो India remains a very attractive. साथ में वहाँ पे democracy नहीं है. इंडिया में democracy है. इंडिया में वहाँ पे जेल की तरह है. चाइना इज जेल. जो गवर्नमेंट ने कह दिया वो होएगा. उन्होंने कहा कि अब हमें जो है इस चीज पे फोकस नहीं करना है, हमें इस चीज पे करना है. हमें मैन्युफैक्चरिंग से हट के अब हमें रोबोटिक्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ फोकस करना है. अब हमें रियल एस्टेट पे फोकस नहीं कर रहा है. जो कुछ हो गया वहां पे हो गया. हमने जितना डेट देना था दे दिया. तो वो जो करेंगे वो करेंगे, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर है. हमारे यहाँ इट इज द रूल ऑफ पीपल. अल्टीमेटली इट इज अ डेमोक्रेसी एंड इट्स रूल्ड बाय द पीपल. So there's a big difference between India and China. No doubt, US and China remain one of the biggest economies in the world. We are a small fraction of size of those economies. But from a future perspective for next 20 years, India, I don't think there is any other country in the world which is as attractive from investment perspective as India is. And that's a given. You can ask any expert in the world and they will have the same thing to talk about. For next 20 years, we are in the golden age, and all your investors in the next generation will reap the benefits of what's happening in India right now. तो सर हमने बात करी SIPs की, अभी तक हम बात कर रहे थे. एक और आपसे ही मैंने एक टर्म सीखा है IPO का. आपने IPO में एडवाइस करते हैं इन्वेस्ट करने का, तो वो हाई गेन का भी एक प्रोस्पेक्ट है IPO. तो वो थोड़ा सा उस पर so IPOs का मतलब होता है जब कंपनीज जो हैं बाजार में पैसा रेस करने के लिए जाती हैं और आम निवेशकों से, रिटेल और इंस्टीट्यूशन से पैसे रेस करती है वो. तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी मिलती है हम जैसे इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, एक IPO में पैसा, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं बाय द वे IPO को. तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है कि हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनके शेयर्स खरीद सकें. तो IPO आजकल एक बज़वर्ड बना हुआ है, बट मैं इन्वेस्टर्स को एक सलाह दूंगा कि जब आप IPO में पैसे लगाते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे आप IPOs में पैसे मत लगाइए, या किसी की कही सुनी बातों पे मत जाके ना लगाएं. अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं. और यहाँ पे हर कंपनी जो IPO के लिए आ रही है, कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छी कंपनी है. तो आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी अच्छी कंपनी है और कौन सी अच्छी कंपनी नहीं है जिसके हम स्टॉक्स खरीद के पैसे लें. आजकल मैं देखता हूँ IPO की एक फ्रेंजी हो गई है कि जिसे देखो वो कहता है अरे ये कंपनी बड़ी अच्छी है, उसका अच्छे फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं हो. 12 एम्प्लॉय की कंपनी, कुछ 50 करोड़ रुपए रेस करना है उनको, 50,000 करोड़ रुपए मार्केट में मिल रहे हैं. सो देयर इज practically a scam going on in some of the IPO companies. Not everything. We have a regulator which is keeping a track of it, but there are some companies which are trying to befool the system and बेवकूफ बना के सभी इन्वेस्टर्स का
रेस करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का नुकसान हो सकता है। इसलिए आप प्लीज़ ध्यान दें, प्लीज़ समझने की कोशिश करें कंपनी कैसी है, उसका प्रमोटर कैसा है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों को सिर्फ आंखें बंद करके, डोंट बी ब्लाइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन आईपीओस, इज माय टेक। ग्रेट सर। सो एक मेरे माइंड में एक सवाल है, लाइक यू एडवाइज लॉट ऑफ पीपल इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, है ना, तो उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसको आप कैसे देखते हैं, मतलब हाउ यू मैनेज योर क्लाइंट्स? जैसे कि अभी आपने बताया मार्केट फॉल है, मार्केट में अफरा तफरी, आपने अपने क्लाइंट्स का पैसा लगा रखा है, आपके ऊपर क्वेश्चंस आते होंगे ना, बैकफायर्स आते होंगे, हाउ डू यू मैनेज दैट एंड व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट इन दैट? सो देयर आर 2-3 थिंग्स। आई थिंक इससे ज्यादा रेलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि एज आई सेड, ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, देयर शुड बी मेथड टू मैडनेस। इसी कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हर इन्वेस्टर डिफरेंट होता है। आप एज एन इन्वेस्टर डिफरेंट हो फ्रॉम व्हाट आई एम, एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही इज। तो अगर हर कोई, जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला रहे हैं, या आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, सो वो सब इन्वेस्टर्स रहे हैं, हर कोई, उन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है, बट हर कोई उनका स्टाइल कॉपी करके वेल्दी नहीं बन सकता है। हर एक की अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। रिस्क कौन कितना ले सकता है, कौन कितना पैनिकी हो सकता है। मार्केट जब 50, मैंने देखा हुआ है मार्केट एक साल में 57% गिरा हुआ है, 2008 की बात करो। जब मार्केट ऐसे में गिर रहा है तो आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। आपका रिस्क लेने की क्षमता कितनी होती है, और आपका बिहेवियर टुवर्ड्स या एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क कैसा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपना रिस्क पहचानना बहुत जरूरी होता है। हम एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, हम लोग वी डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस टू असर्टेन रिस्क ऑफ इन्वेस्टर्स की रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन्वेस्टर के अंदर कितनी है, हम उसके लिए क्वेश्चनर करते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चनर उनको देते हैं, उनको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में लेके जाते हैं, और उसके हिसाब से ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि अग्रेसिव कस्टमर है, ज़्यादा रिस्क ले सकता है फॉर हायर रिटर्न्स, या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है wherein he cannot take more risk so in that case he will take less risk and we should be happy with lower returns. और ऐसे बीच में balance customers आते हैं, their growth customers and so on. तो ये जानना as an investor बहुत जरूरी है। मैं आपसे मान लीजिए कहूँ कि आपने अपने 1 लाख रुपए लगा दिए, आपने हाइपोथेटिकली आपने 1 लाख, आपकी नेटवर्थ आपकी 2 लाख रुपए, और आपने 1 लाख रुपए शेयर्स में लगा दिए, और उसकी वैल्यू अचानक 50,000 रुपए रह जाएगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप पैनिक होके आप कहोगे यार ये क्या हो गया, तो आप शायद 50,000 पे बेच दोगे। बट आप हो सकता है ये क्या करेगा, मैं इससे पूछूंगा तो रिचांक विल से कि 50,000 पे हो गया, इस समय मैं 50,000 रुपए और लगा रहा हूँ, मे बी। हाँ, सो आई एम सेइंग कि उसने 50,000 1 लाख रुपए लगाए, तो बिहेवियर इज डिफरेंट, राइट? ऐसे हर इन्वेस्टर का बिहेवियर डिफरेंट होता है, और जो पोर्टफोलियो बनता है इन्वेस्टर्स का, वो उसी हिसाब से बनाया जाता है कि कितना रिस्क है, उस हिसाब से किया जाता है। अगर मैं आपका सारे के सारे पैसे इक्विटीज में लगा दूं इस हिसाब से, तो आप तो मार्केट गिर गया तो आप तो पागल हो जाओगे बिल्कुल। आप तो इसीलिए हम लोग एक उसमें डिसाइड करते हैं, जब हम लोग रिस्क गेज कर लेते हैं कि कितना रिस्क ले सकता है, तो उसी हिसाब से हम एसेट एलोकेशन करते हैं। इतना % आपका इक्विटी में रहेगा, इतना % आपका फिक्स्ड इनकम में रहेगा, राइट? अगर आप ज्यादा कम रिस्क ले सकते हो तो आपका इक्विटीज में पैसा कम जाएगा और आपका फिक्स्ड इनकम में ज्यादा जाएगा। इसी तरह से अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो ज्यादा आपका हाई रिस्क एसेट्स में जाएगा और कम पैसा आपका लो रिस्क एसेट्स में जाएगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज को एसेट एलोकेशन बोलते हैं, और ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी होती है। हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ हमेशा एक्सरसाइज करते हैं टू अंडरस्टैंड कितना रिस्क लिया जाता है, उनको लगातार इस जर्नी में हैंड होल्ड किया जाता है, ब्रीफ किया जाता है, और ये बहुत जरूरी है समझना। ये अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आप हमेशा पछताएंगे इक्विटी मार्केट्स में या अपनी वेल्थ में। या तो आप पैसे ज्यादा नहीं कमाओगे, या फिर आप अगर जितना रिस्क ले सकते हो उस हिसाब से नहीं कमा रहे हो, या फिर अगर आपने ज्यादा रिस्क लेके आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप ले नहीं सकते हो तो आप पैसे कमाओगे।
So it is very important to तो सर understand this. हमारे मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये है कि लोग दो चीजें, एक म्यूचुअल फंड होता है, एक स्टॉक मार्केट होता है, तो इन दोनों को आप कैसे एनालाइज करते हैं, मतलब हाउ डू यू एनालाइज देम So टू हम सजेस्ट देम कि किस में इन्वेस्ट करें? सो जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं किसी का, मान लीजिए आपके टोटल वेल्थ आपकी 100 रुपए, तो हम लोग जब रिस्क, मान लीजिए आप बैलेंस कस्टमर है, उसमें 50% आपका पैसा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में, 50% लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में, तो 50% जो हम लोग लो रिस्क में लगा रहे हैं उसको हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाते हैं। और ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक ही सारे के सारे पैसे एक ही तरह के प्रोडक्ट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वजह से वो प्रोडक्ट ने अच्छा काम नहीं किया तो आपका पोर्टफोलियो सफ़र करेगा। तो इस प्रोसेस को डिवर्सिफिकेशन बोला जाता है। कभी हम लोग डिटेल में इसके बारे में और बात करेंगे। और बाकी 50% अगर हमने आपका इक्विटीज़ में लगाया है तो हम उसे मिक्स ऑफ इक्विटीज़ एंड स्टॉक्स में लगाते हैं। तो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अच्छी कंपनीज और अच्छे म्यूचुअल फंड्स, अच्छे फंड मैनेजर्स, उसके हिसाब से हम लोग कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, कुछ स्टॉक्स, और डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर्स कंफर्ट देन वी क्रिएट अ पोर्टफोलियो विच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें हम बहुत ज़्यादा ओवर डिवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं, अंडर डिवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं, एक बीच की स्टेज पे आके हम लोग एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो सर आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो पब्लिक जो है क्रिप्टो करेंसी और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने को बहुत ही रिकमेंड करती है, रियल एस्टेट तो खासकर, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे भी है। सो रियल एस्टेट इनएविटेबली हर एक के पोर्टफोलियो में रहता है, हर एक ने मोटा मोटा रियल एस्टेट इन्वेस्ट किया है। एंड इंडिया में रियल एस्टेट में अच्छे खासे गेन्स भी मिले हैं। तो वी डन सम स्टडी वेयरइन we have seen that there is approximately 11% average kind of a return on real estate that people have got over a long period of time. Real estate मेरे हिसाब से हर एक के पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, बट मैंने ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियोज जहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है पर उनका 100 रुपए में से 90 रुपए रियल एस्टेट में लगा हुआ। So which is to my mind is not correct. There have to be investments into real estate. There has to be investment into gold, silver, precious metals. There has to be investment into equities. There has to be investment into fixed income instruments like savings, fixed deposit. So in a nutshell, एक portfolio में ये सब होना चाहिए. I am not a big fan of cryptocurrencies. मेरे हिसाब से cryptocurrencies के पीछे कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे को लगता है कि शायद ये क्रिप्टो करेंसीज आएंगी और जाएंगी, लेकिन ब्लॉकचेन एज अ कॉन्सेप्ट विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। उसमें आप ये भी देखेंगे वॉलेटिलिटी इज ह्यूज। सो आप पिछले 2-3 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो 18,000 पे भी आया है, 66,000 पे भी आया है, 72,000 पे भी आया है ऑफ बिटकॉइन, और इस तरह से आता रहता है। एंड देयर आर गवर्नमेंट कंसर्न्स आल्सो अराउंड क्रिप्टो करेंसीज बिकॉज बल्क ऑफ द कंट्रीज डोंट रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज। कब रेगुलेशंस आ जाएं, कब चेंज हो जाएं, मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे को उसमें कोई फंडामेंटल बेसिस नहीं लगता है। जैसे आप स्टॉक लेते हैं तो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बिटकॉइन या एक डॉग के ऊपर क्रिप्टो करेंसी आपने अगर आप नाम से स्टार्ट कर दी और आपने उसको बताना शुरू कर दिया कि आप खरीद लो, आप खरीद लो, आप खरीद लो, इतने समय के लिए माइनिंग होगी और फिर सप्लाई खत्म हो जाएगी, लोग खरीद रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, बट उसके पीछे कोई फंडामेंटल बेसिस ना हो तो मेरे को सस्पेक्ट लगता है समवेयर। तो बट आई डोंट गेट मी रॉन्ग, जो ब्लॉकचेन जो उसके पीछे एक मेथोडोलॉजी है, साइंटिफिक प्रोसेस है, आई थिंक दैट इज हियर टू स्टे। क्रिप्टो करेंसीज विल कम एंड गो। टुडे रिपल है, ये है, आपका बिटकॉइन है, या 1000 तरह की ईथर हो गया। आई एम जस्ट सेइंग दैट दे मे सर्वाइव और नॉट सर्वाइव, आई डोंट नो, बट आई नो फॉर श्योर दैट ब्लॉकचेन विल बी देयर, बट नॉट अ बिग फैन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। पर सर दुबई बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है। हाँ वैलिड है ना, So, वैलिड है। हाँ पर क्यों? वो भी तो फ्यूचर देख रहा होगा सर। पर देख रहे हैं यार, बहुत सारे लोग देखते हैं। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं
और चले गए हैं। जैसे once there was, if you go into the history, there's a concept of tulips का concept आया था बीच में, जो which became a big fashion statement. Everyone wanted to own tulips, but What is tulips? एक tulip as a flower. Okay. तो एज अ कॉन्सेप्ट इट केम, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट जब बीच में लोग ट्रीज को ओन करने लग गए थे। सो कॉन्सेप्ट्स कम एंड गो, बट मोर इम्पोर्टेंट थिंग है उसके पीछे फंडामेंटल बेसिस क्या है। जब आप फंडामेंटल बेसिस को समझ जाएंगे देन लाइफ बिकम्स लॉट मोर इजियर। आई स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, जो चीज मेरे को समझ में नहीं आती है मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। सर, म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना या मैं एसआईपीज की बात करते हैं इन्वेस्ट करना, तो कमीशंस होते हैं बीच में, जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हम बैंक प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करें कि किसी हम थर्ड पार्टी एप्स में इन्वेस्ट करें जहां पर कस्टमर्स को, हमारे व्यूअर्स को कमीशन कम लगे? सो अगेन अ रेलेवेंट क्वेश्चन, आई वुड से पहले आपको, अगर आपके अंदर खुद कैपेबिलिटी है टू सिलेक्ट द राइट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स फॉर एसआईपीज, तो देयर आर सम लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स लाइक जीरोधा, काइट, और ये जीरोधा है, ग्रो है, और इस तरह के आपके लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इस पे जाके आप परचेज कर सकते हो एसआईपीज और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी कमीशंस जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर को दी जाती है वहाँ पे वो खत्म हो जाती है और आप यू अर्न बेटर रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। बट जहाँ पे अगर आपको पता नहीं, आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो कि क्या सही म्यूचुअल फंड है, उसमें आपको एक मेरे ख्याल से एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। नॉट नेसेसरली फ्रॉम अ बैंकर और एनी डिस्ट्रीब्यूटर हु इज देयर, बिकॉज वो लोग जब कमीशन अर्न करते हैं तो वो आपको बहुत सारे लोग वो रिकमेंड करते हैं जिसमें उनको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलती है, वाला प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं जो जिसमें सब कमीशन मिलती है उनको, तो वो रिकमेंड करने लगते हैं। अच्छा। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप सिलेक्शन राइट म्यूचुअल फंड का कर रहे हैं एसआईपी के लिए, और आप सही जगह से एडवाइस ले रहे हैं और आप सही प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट भी बच जाएगी और आपका सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट विल बी देयर। सर, जैसे कि बहुत सारे मेरे जैसे यूथ आजकल के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करने लगे हैं इंट्राडे पे, ठीक है, और बहुत ज्यादा लॉस भी है, बहुत ज्यादा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रूममेट ही थे, उन्होंने बैंक से लोन लिया 50 लाख का, और आज वो 50 लाख माइनस में, लॉस अलग से है, माइनस में अलग है। तो मैं उन यूथ्स के लिए ना कुछ अगर आप एडवाइस दे सको कि वो अगर इंट्राडे करना भी चाहते हैं, क्योंकि बुरा नहीं है करना, ठीक है, लेकिन करना भी चाहते हैं तो उसमें कैसे वो रिस्क मैनेजमेंट करे, या फिर वो कैसे थोड़ा ही प्रॉफिट, एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट भी वो उनको गेन है, लॉस ना सहे या लॉस रेशियो कम हो जाए। देखिए देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, बट मैं बिलीव करता हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के थ्रू पैसे नहीं बनते हैं और इंट्राडे के थ्रू भी पैसे नहीं बनते हैं। माय 20 years of experience into this field as a professional has taught me कि अगर आपको पैसा बनाना है आपको आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ेगी। आप 50 लाख का बता रहे हैं कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट लिया है, मैंने लोगों को मल्टीपल मिलियंस ऑफ डॉलर्स खोते हुए देखा है, तो रुपीस भी देखें, करोड़ों रुपए का नुकसान होते हुए देखा है, बहुत कुछ देखा है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू नंबर्स, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि पैसे उस तरह से नहीं, वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, उससे वेल्थ सिर्फ डिस्ट्रक्ट होती है। तो इंट्राडे नहीं करना चाहिए। माय सजेशन टू पीपल वुड बी टू थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में इस तरह से मत जाओ, बिकॉज इट इज इक्वल इन टू गैम्बलिंग। मेरे को गिने चुने आज तक पोर्टफोलियोज मिले हैं, एंड दैट आल्सो फ्रॉम लार्ज इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करके लोगों ने पैसे बनाए। मतलब अगर मैं लोगों के पोर्टफोलियोज देखता हूँ, लोगों का देखता हूँ कि कैसे क्या है, रेयर केसेस में मेरे को इंट्राडे के थ्रू लोगों के इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करके लोगों ने पैसे बनाए हैं। मैंने बहुत ही रेयर पोर्टफोलियोज ऐसे देखे। So I would strongly recommend to youths like you and people like others who are watching us is that please stay away from such short-term gimmicks. These are gimmicks. And अगर आपको अपना पैसा ऐसे ही करना है, आप गैम्बल करो यार, जाके enjoy करो।
बचपन से हम लोग सीआईडी देखते हुए आए हैं। तो सर ने एक और बात बोली थी कि जब हम फ्रॉडस्टर और टिप्स 20 से 25% का कोई प्रॉमिस करें ना, तो आप वहां पर प्रद्युमन बन जाना, जेसीबी प्रद्युमन। कुछ तो गड़बड़ है यार। काला है, तो उस चीज वो का ही है, अलग दाल में काला ही। और मैं आपको बता रहा हूँ, शायद थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, मल्टी बैगर्स जिसे आप बोलते हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको मिलता है। बिल्कुल एंड आई हैव सीन इट। आई हैव लास्ट 20 years में, मतलब आई कैन गिव यू नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड एग्जांपल्स जहां पे वेल्थ मल्टीप्लाई हुई है। बट आप प्लीज डिसिप्लिन के साथ काम करो एंड यू विल नॉट गो रॉन्ग, आई कैन प्रॉमिस यू ऑन दैट। ऑटो डेबिट लगा दो बैंक। आप भूल जाओ। मैंने वही करके रखा है। मैंने तो पता है सर, जितने भी मेरी ट्रांजेक्शन होगी ना, हर एक ट्रांजेक्शन पे 100 रुपीज ऑटो डेबिट, क्योंकि इंसान कब खर्च करता है ऐसे ही पता नहीं चलता है। 100 रुपए हो जाए अपनी लाइफ में, आपको अचानक पैसे आ जाते हैं, प्लीज उसको भी वेस्ट मत करो। इन्वेस्ट वाइजली, एवरी एक्सपीरियंस विल बिकम रिचर। और मैं आपको ये दे रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, और आप मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा निचोड़ लेके जल्दी वाइज बनना चाहते हैं, प्लीज थिंक लॉन्ग टर्म एंड यू कैन मेक टन्स ऑफ मनी। आप भूल जाओगे कि आपको और कुछ करने की जरूरत है। सो बट प्लीज अपने दिमाग को खुला रखो। तो इस तरह के एडवाइस के लिए सर को फॉलो कर लेना। और आज का ये एपिसोड क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है, हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। दूसरे एपिसोड में सर के साथ फिर से कर लेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो तब तक के लिए इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, और होप करते हैं कि यार आपको ये वाला एपिसोड जो है देख के सुन के बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए हम इस शो को यहीं पे एंड करते हैं। देखते रहिए पॉडकास्ट विद शशांक। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से मैं और अच्छे अच्छे एपिसोड्स बनाता रहूंगा और आपको इसी तरह एंटरटेन और एजुकेट करता रहूंगा। देखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए गौरव गोयल सर के साथ। थैंक यू। थैंक यू।